हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स। एक मैंने सीरीज स्टार्ट की थी और सम टाइम नाउ मेरा प्लान ये था कि मैं इनको कंटिन्यूएशन में कर लूँगा। सो आई विल डू पेज बाय पेज एनसीईआरटी क्लास 6 7 8 9 10th 11th एंड 12th। बट फिर अपनी मर्जी से तो होता नहीं है। सो पेज बाय पेज एनसीईआरटी क्लास 11 तक मैंने कर लिया था। पेज बाय पेज एनसीईआरटी क्लास 12th रह गया था। और मेरे लर्नर्स, मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स ने मुझे बहुत बोला हुआ कि सर ये हद हो गई है आपकी। ओके, आपने 11 तक कर लिया, 12th नहीं किया। तो मैंने कहा सॉरी यार, नाराज़ नहीं होते, लेट्स डू दिस। सो पेज बाय पेज एनसीईआरटी क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो सीरीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट है। एंड मेरा प्लान ये है, ये सब बाकी तो देखेंगे कि कब ख़त्म होता है। मेरा प्लान ये है कि वी विल हैव बैक टू बैक क्लासेस एंड मैं एक एक टॉपिक को इन डेप्थ करूँगा। अब जो मज़ेदार बात ये है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर आप स्ट्रेच आउट करोगे तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ सकते हो। और आईआर का मैंने कोर्स इतना डिटेल में किया हुआ है, तो दोज हु हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम मी ऑन माई प्लस क्लासेस उनको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा टू लर्न हाउ टू कनेक्ट what I am teaching on NCERT or in this course with what I have taught in the international relations course। तो बड़ा अच्छा मौका है तुम्हारे पास भी। और जिन लोगों ने कभी भी एनसीईआरटी को, या फिर जिन लोगों ने आज येट पता नहीं क्यों क्यों ऐसा शायद नहीं अटेंड किया होगा आईआर कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन, उनको तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। सो दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइव SIDLIVE कोड से जाना जाता है। सिड लाइव मेरा कोड है। ये कोड आपने तब यूज़ करना है जब आप अन अकेडमी पर कोई भी प्लस क्लास लेते हो, आइकॉनिक क्लास लेते हो, कॉम्बैट कोर्सेज अटेंड करते हो, कोई फ्री टेस्ट सीरीज अटेंड करते हो, एवरीथिंग यूज़ द कोड सिड लाइव। तो अब तुम्हें भी होगा तो ताज्जुब की बात है कि ये सेड लाइव कोड काय को यूज़ करने का। ये सेड लाइव कोड इसलिए यूज़ करना क्योंकि इससे एक तो तुम्हें इमीडिएटली तुमको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, और दूसरा दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सेड लाइव विच इज़ द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी एंड इट हैज़ बीन वेरी लकी लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर जब ये ऐसा हुआ, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी देयर विल बी अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ टीम सेड लाइव फ्रॉम अन अकेडमी। सो चाहे तुम मेगा सब्सक्रिप्शन टेस्ट करो, चाहे तुम द महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, महा सब्सक्रिप्शन ऑफर इज़ अ वेरी बिग ऑफर। सबसे पहले मैं तुम्हें यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। टेस्ट सीरीज़ के बिना एग्ज़ाम में जाना मत। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, साफ प्योर शब्दों में। बिना एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन के लिए डोंट गो फॉर द एग्जाम एट ऑल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर, बिकॉज ये अजीब सी बात हो जाएगी। इट विल बी लाइक यू आर गोइंग फॉर अ स्विमिंग कॉम्पिटिशन बाय लर्निंग फ्रॉम अ बुक। नहीं भैया, स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए तब जाना होता है व्हेन यू आर अ गुड स्विमर, और स्विमर तब बनोगे जब तुम बार बार डुबकी मारोगे। सो प्लीज गिव योर सेल्फ एन एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन, अदरवाइज द एंटायर प्रोसेस इज अ बिग नल एंड वाइड। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अन अकेडमी ने कुछ तुमने अच्छा ही किया होगा कि अन अकेडमी तुम्हें ये मौका दिया जा रही है और उसका फ़ायदा उठाओ। तो चाहे वो लोन चाहिए, ओके, यूज़ द कोड सेड लाइव, तुमको लोन भी मिल जाएगा। फाइनेंशियल रियलिटी एक बहुत बड़ी रियलिटी होती है एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करने के लिए, या फॉर दैट मैटर सिविल सर्विस जैसे एग्जाम के लिए। देखो 20 बुक्स फ्री, वर्थ ₹10,000 फ्री मिलेगा विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। कौन सा इंस्टीट्यूट फ्री देता है? कुछ नहीं फ्री मिलता। और तुमको यहाँ पर सब कुछ फ्री मिल रहा है, सिर्फ तुम्हें कोड सेड लाइव यूज़ करना है। तुम चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो जिसमें तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ऑल लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। सिर्फ सेट लाइव कोड यूज़ करो, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो 40,500 है, 36,450 बन जाएगा, 49,500 44, 72,000 64,008। मैं तो चाहूँगा सब लोग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कोर्सेज लो। ओके, उसी तरह से आइकॉनिक 74,500 67,050 115 104 153 138 फ़ायदा होगा। अब तुम बोलोगे सर एक साल, अपूर्ण 1 साल में पास होगा, बिंदास पास होगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। और ये एग्ज़ाम ही कुछ ऐसे है कि जितने बार तुम अटेम्प्ट करते हो या जितने ज़्यादा टाइम होता है, इट गिव्स यू ग्रेटर चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। और सिर्फ क्रैकिंग नहीं होता, इसमें एग्जाम का रिजल्ट विद रिगार्ड्स टू रैंकिंग भी मैटर करता है। तो सिर्फ तुमको याद रखना है कोड सेड लाइव, और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। सो मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ टीम सेड लाइव एंड जॉइन दिस। चाहे तुम्हें ये अनरावल यूपीएससी, ये क्या है, ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, 3 वीडियोस पर डे मिलेंगे, और तुमको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, जैसे ये मेरा बैच कोर्स लॉन्च हुआ है। ओके,
आप जाने मत दो मौका, अब किसका इंतजार कर रहे हो? सो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स आर ज्वाइनिंग अस, वेदर ऑन आर प्लस बैचेस और ऑन द फ्री टेस्ट सीरीज। और सबसे बड़ा ऑफर, एकदम सॉलिड ऑफर, इतना बड़ा सॉलिड ऑफर शायद ही कभी आया होगा। 45% ऑफ, 25 प्लस 10 प्लस 10। बेटा ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आया है, सिर्फ तुम्हें सिड लाइव कोड यूज़ करना है और तुमको 45% ऑफ हो जाएगा। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 74,500 का, आमतौर पे 57,500, और लिमिटेड टाइम के लिए 49,680। 2 ईयर्स जो 1,15,000 का, लिमिटेड टाइम के लिए 71,000, कैन यू बिलीव दिस? और 153 वाला 87,300 में, 264 में, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कोर्सेज। दिस इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी। अगर तुमने इसको मिस कर दिया, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस। एंड आज का वीडियो तो हम करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ओके। और इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है ना, अगर तुम्हें ये समझना है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी, फॉर दोज ऑफ यू आर नॉट एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ दिस पार्ट। सो क्लास 12th की इस एनसीईआरटी से मैं तुम्हें कनेक्ट करना सिखाऊंगा। तो सिर्फ ये नहीं करेंगे जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, मैं आपको इसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा और तुमको बहुत ही आनंद आएगा, बिकॉज यू विल लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। बट इसको हमने आईआर के कोर्स में, जो अनअकैडमी का आईआर का कोर्स है, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में कर लिया। बट अब इसको एनसीईआरटी जैसे करेंगे और फिर ट्राई एंड कनेक्ट टू व्हाट इज कंटेम्प्रेरी और व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन द पॉलिटी एग्जाम और द आईआर एग्जाम। तो जो लोग मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी तो मज़े होगी, बिकॉज उनको ये बिल्कुल ऐसा स्माइलिंग स्माइलिंग में याद आ जाएगा। लेकिन दोज हु हैव नॉट डन ऑल्सो, यू विल एक्चुअली इंजॉय दिस पार्ट। तो हम पहले करेंगे चैप्टर 1, द कोल्ड वॉर एरा। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वो इसलिए इसको मैं इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ, वैसे तो ऐसे वॉर तो अच्छा नहीं होता, लेकिन ये इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज दुनिया बदल गई। सो सबसे पहले तुमको कुछ कहानी सुनना ही देनी है। कि सर कहानी अभी स्टार्ट नहीं हुई? कहानी बेटा, कहानियों में ही तो दम होता है। तुम्हें ये दो फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये है ना यूएस का फ्लैग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग। और ये है ना सोवियत यूनियन का फ्लैग है। हाँ सर, ये हमको मालूम है। अब हुआ क्या कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ओके, नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ओके, अप्रिशिएट दिस एंटायर स्टोरी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक्चुअली बोला जाता है, एक्चुअली सेइंग इट सेज दैट there were two sides of the powers, or rather there were two powers. One was what were called as the allies or the allied powers, and the second one was what were called as axis powers. ये आपको मालूम है बिल्कुल। तो एक्सिस में जर्मनी, इटली एंड जापान थे, एंड allied powers में द यूएस, द यूके, द फ्रांस एंड इवन सोवियत यूनियन। तो यहाँ तक तो सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, सबको मालूम है, बच्चों को भी मालूम है बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर अ वाइल इवन अलाइड पावर्स के अंदर एक प्रॉब्लम आने लग गई। अब क्या हो गया कि वहां पर भी एक्चुअली दो डिविजन्स होने लग गए। वन which was Soviet Union and the other ones were the so-called Western political powers or the Western powers which were US, UK and France। तो एक होड़ लग गई, एक रेस लग गई। रेस इस चीज़ के लग गई कि who will ultimately टेक द सो कॉल्ड टाइटल ऑफ द विनर। अब ये बड़ी बड़ी बात है, ये बात करीब करीब समझ में आ चुकी थी कि वॉर तो अब एलाइज के फेवर में चला ही गया है। बाय द टाइम 43 44 आ गया था नॉर्मेंडी के लैंडिंग के आसपास, ये करीब करीब इट वाज ऑलमोस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अब गया जर्मनी और कब कब गया जर्मनी। सो बाय द टाइम हो गया था, देन देयर वाज अ डैश फॉर बर्लिन। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि ये बड़ी अजीब बात है कि यार जर्मनी को तो हराने के प्लान पे है, ओके, द राइश, द थर्ड राइश, हिटलर का थर्ड राइश, इसको तो हराना है, हरा देंगे भाई। लेकिन कौन पहले हराएगा और फिर इस जीत का सेहरा किसको मिलेगा? दिस वॉज द कॉन्टेक्स्ट। तो ये फिर से एक्चुअली, जो मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि ये एक्चुअली जो कॉन्टेस्ट हो गया ये बीच में बिटवीन कैपिटलिज्म ऑन वन साइड एंड कम्युनिज्म ऑन द अदर साइड हो गया। क्या बात कर रहे हो? यस। सो द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सिचुएशन स्टार्ट हो गया कि who will reach or who will take the bigger bite out of Germany or
द सो कॉल्ड विक्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब लास्ट डैश फॉर बर्लिन स्टार्ट हुआ तो ऐसा बोला जाता है कि सोवियत फोर्सेस पहले पहुंच गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर द ट्रू फोटोग्राफ्स। तो दोनों जगह से apart from winning second world war or apart from defeating the so called Reich powers or the Hitler's powers, एक और गेम स्टार्ट हो गई कि who will dominate what is called as the new international economic or the new international world order। कि ये कौन डोमिनेट करेगा? विल इट बी द सोवियत लेड फोर्सेस और द सोवियत लेड ब्लॉक्स और सोवियत लेड कंट्रीज, और विल इट बी द यूएस लेड और द वेस्टर्न पावर्स? अब ये अपने आप में एक और प्रॉब्लम थी। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ व्हाट इज कॉल्ड एज अ पीरियड जिसमें कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्ट्रस्ट था। सोवियत्स यानी कि द कम्युनिस्ट को लगता था वेस्टर्न कैपिटलिज्म इज लाइक अ डिजीज, ये फैलते चले जाएंगे, यहाँ पे ग्रीड है, ओके, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। और द वेस्टर्न नैरेटिव ये हो गया था कि ये जो कम्युनिज्म है ना, ये एक प्लेग की तरफ फैलेगा और ये सबको खा जाएगा। और ये ही सिचुएशन took us to what is called as Cold War, as the word was used by Bresh, and the कोल्ड वॉर एरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब किसी को इससे पहले, आज से पहले, तारीख गवाह है कि कोल्ड वॉर नाम की कोई वस्तु किसी ने सुनी नहीं थी। तो कोल्ड वॉर कुछ होता नहीं है, जो भी हमने सुना वो हॉट वॉर ही होता है, तो सो कोल्ड वॉर ही होता है, पता नहीं हॉट वॉर क्या होता है। हाँ, जिसमें वायलेंस होता है, बट ये एक अलग ही वॉर था जिसमें एक बार भी ये दो सो कॉल्ड सोवियत और यूएस, जो कि दो पोल्स बन गए इन द न्यू, ये वर्ड यूज करना एग्जाम में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक बार भी इन लोगों ने एक दूसरे पे गोली नहीं मारी। बताओ, एक बॉम्ब भी एक दूसरे के ऊपर नहीं किया। ये सिर्फ डिस्ट्रस्ट, ये सिर्फ पोस्चरिंग, ये सिर्फ आर्मामेंट्स कलेक्शन और एक तरफ से वन अपमैनशिप की गेम थी, और कुछ नहीं था। और यहाँ से स्टार्ट हुआ द कोल्ड वॉर। तो एक बार अपन पढ़ेंगे एंड देन वील अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर है क्या। So this chapter provides a backdrop to the entire book. The end of the Cold War is usually seen as the beginnings of the contemporary era in world politics, which is a subject matter. It is therefore appropriate that we begin the story with the Cold War. The chapter shows how the dominance of two superpowers, the US and the Soviet Union, was central to Cold War. It tracks the various arenas of Cold War in different parts of the world. The chapter views of non-aligned movement as a challenge to the dominance of two superpowers and describes the attempts by non-aligned countries to establish a new international economic order as a means of attaining economic development and political independence. It concludes with the assessment of India's role in NAM and asks how successful the polity of the non-alignment has been in protecting India's interests. तो इसके बहुत सारे चैप्टर्स है, तो ऑब्वियसली हमारे जितना लिमिटेड टाइम है तो जितना कर सकते हैं उतना करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू। ऐसा इमेजिन प्लान तो ऐसे ही। सो हम चलते हैं अगले से में। वेरी गुड। सो ये बड़ी प्यार से, बड़े एनसीईआरटी बड़े अच्छे से लिखते थे। उन्होंने लिखा वी आर ऑन अ वर्ल्ड टूर एंड विल मीट यू इन डिफरेंट कंट्रीज, फील्स गुड टू बी अराउंड वेयर इवेंट्स हैव हैपेंड। तो ये एक एक जगह पे गोल गोल घूमते हुए चले जाएगी। तो पहले इसमें जो स्टोरी है वो है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शायद वो एक ऐसा टाइम था जिसमें कि, यार मैं अपनी मर्जी से बढ़ा दूँ, हाँ मैं अपनी मर्जी से बढ़ाता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो। नाउ व्हाट वाज द इशू हियर इज कि, नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन माय ओन वेज। तो मैं क्या करूँ ना, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो जब जब यूएस एंड यूएसएसआर और द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये लोग व्हेन दे केम फेस टू फेस ड्यूरिंग द सो कॉल्ड कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर ब्रेश ने यूज़ कर लिया था वर्ल्ड 1947 में। तो इन लोगों ने अपने अपने ब्लॉक्स बनाने स्टार्ट किए। और उससे पहले इफ़ यू फॉरगेट एंड आई होप यू डोंट फॉरगेट कि 1945 में यूएस ने ऑलरेडी द एटॉमिक बॉम्ब यूज़ कर लिया था ऑन जापान, द हिरोशिमा नागासाकी, ओके।
नाउ द सीन स्टार्टेड कि न्यूक्लियर बॉम्ब, ऑल्दो ह्यूमैनिटेरियन फॉर्म में आप देखोगे तो यार बड़ा ही बुरा हुआ, लेकिन एज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द पावर पॉलिटिक्स यूएस अचानक ही बड़ा डोमिनेंट फोर्स हो गया। एंड देन ग्रेजुअली यूएस में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ विच वॉज कॉल्ड एज अ ट्रूमेंस कंटेनमेंट पॉलिसी। इसको क्या बोला गया? ट्रूमेंस कंटेनमेंट पॉलिसी। सो ट्रूमैन द प्रेसिडेंट, ओके, उसने कंटेनमेंट पॉलिसी को आगाज किया। अब ये क्या होता है सर, व्हाट इज कंटेनमेंट पॉलिसी? तो कंटेनमेंट पॉलिसी बोले तो स्टॉप। स्टॉप मतलब स्टॉप। सो स्टॉप मतलब, अरे स्टॉप मतलब स्टॉप। इनको क्या था, व्हाट वाज द नैरेटिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट कम्युनिज्म वांट्स टू एक्सपैंड। जब वो एक्सपैंड करेगा ना तो उसको रोको, तो काउंटर द गेम। तो उनका प्लान ये था कि अगर कम्युनिज्म स्प्रेड करता है किसी कंट्री में तो उसके ऑपोजिट एक और कंट्री को रख लो जो कि उसको रोक के बैठेगा। तो दिस वॉज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉपिंग कंटेनमेंट, वर्ड कंटेनमेंट ऑफ द कम्युनिज्म और द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। इसी बेसिस पर यूएस ने नेटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया था। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ट्रेड से लेना देना नहीं है, कोई स्पोर्ट से लेना देना नहीं है, कोई भी कल्चरल गेट टुगेदर कुछ नहीं, ये सब नहीं है। इट वॉज कम्प्लीटली अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिक एलिजियंस, ओनली एम्ड एट वन थिंग कि कम्युनिज्म अगर स्प्रेड किया, सोवियत यूनियन ने कभी मिलिट्री वायलेंट यूज किया, ये सब डिस्ट्रस्ट पे हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अचानक ही एक दिन यूएस के न्यूज़पेपर्स में आ गया कि यूएसएसआर, ये मैंने सब अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में विद न्यूज़पेपर पिक्टोरियल्स मैंने समझाया हुआ है, बट ऑब्वियसली विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मैं तो कोई बात समझा रहा हूँ विच इज़ वे बियॉन्ड व्हाट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। लेकिन क्या कहते हैं ना, मेरा दिल ही कुछ ऐसा, मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, मुझे सब कुछ बताना ज़रूरी होता है। सो कमिंग बैक टू इट, सो यूएस ने के नैरेटिव्स में अपने आप ये आने लगा, कैसी बातें करो, तुम्हें मालूम है यूएसएसआर के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, ओके। अब कितना बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब है, सच में है नहीं है, किसको पता? वो यार, वो हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला। तो ऐसे करके स्प्रेड होने लगा और वहाँ स्टार्ट हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज द आर्म्स रेस। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है तो अब तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये आर्म्स रेस हुआ। तो यूएस ने बोला अच्छा, वहाँ पर एक मिसाइल है, हम एक और मिसाइल बनाएंगे। फिर तुम्हारे पास एक और मिसाइल है, एक और, पता नहीं था किसी को कि है भी कि नहीं है। खबर आई, विश्वसनीय सूत्रों से पता, शक हुआ। ये सारा खेल डिस्ट्रस्ट पे था। नेटो का बनना भी एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट था। नेटो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैड वन थिंग इन देयर ट्रीटी जिसको बोलते हैं आर्टिकल 5। इसको कहते हैं आर्टिकल 5 को। इट वाज अ हार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अब ये कैसे? आर्टिकल 5 बोलता है अगर तुमने किसी एक कंट्री विच बिलोंग्स टू नेटो को अटैक किया, अगर एक भी कंट्री को अटैक किया, हम सोचेंगे तुमने पूरे के पूरे नेटो पे अटैक कर दिया एंड द एंटायर नेटो विल रिटेलिएट। हेलो। सो नेटो स्टार्टेड राइजिंग नाउ सून आफ्टर द कोरियन वॉर। नेटो का खासकर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होना स्टार्ट हुआ। जब नेटो ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गया तो एक दिन हद हो गई, हद नो हद हो गई। क्या हो गया? तो द वेस्ट जर्मनी, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो चुका था सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। ईस्ट जर्मनी अंडर द सोवियट्स एंड वेस्ट जर्मनी अंडर यूनाइटेड स्टेट्स। तो नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न पावर्स। नाउ वेस्ट जर्मनी ने 1955 में बोला ओहो तुम लोग एम इमोशनल हो रहे हो, हम लोग ज्वाइन करेंगे नेटो। ओहो, जैसे ही जर्मनी ने, वेस्ट जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि हम ज्वाइन करेंगे नेटो, अचानक सोवियत यूनियन की नींद खुल गई। तो जो सोवियत यूनियन की नींद खुल गई और उन्होंने बोला यार ये तो ज़्यादा बात होगी, हद ज़्यादा हो गई। सो एक्चुअली नेटो का जो एम था, द प्रियम्बल नेटो का ये था कि द सोवियत फोर्सेस आर एक्यूमुलेटिंग इन द ईस्टर्न यूरोप। ये उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया होता। अब कितना सच था कितना झूठ था ये तो बाद में पता चलेगा, या पहले पता चल गया होगा। लेकिन सोवियट्स को ये बात रियलाइज़ होगी कि यार ये थोड़ा मेरे नेबरहुड की बात होगी, अब ये बिल्कुल पड़ोस में आ गई बात। तो उन्होंने एज अ रिटालिएशन टू एंट्री ऑफ
वेस्ट जर्मनी इनटू नेटो एंड द राइजिंग पावर ऑफ नेटो, उन लोगों ने लॉन्च किया व्हाट इज कॉल्ड एज अ वॉर्सो पैक्ट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज अ वॉर्सो पैक्ट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट था। वॉर्सो पैक्ट was the so-called Eastern European and the Soviet bloc, the so-called communist bloc, जो मर्जी बोलना बोल सकते हो। ओके, तो वॉर्सो पैक्ट was as a retaliation of NATO. NATO was a retaliation of the imagination of Soviet forces in Eastern Europe. तो सर आपको ये लग नहीं रहा कि अभी तक कोई आया नहीं है, सब भूत भूत खेल रहे हैं? बिल्कुल, इट्स ऑल गोस्ट स्टोरीज, इट्स ऑल इमेजिनरी। तो हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये वही वाली बात है, ये सब वहम में थे। बट स्टार्ट हो गया, जो वॉर्सो पैक्ट यहाँ स्टार्ट हो गया, और वहाँ पर द नेटो, अब स्टार्ट हो गया खतरनाक आर्म्स रेस। अब ये कहानी, अब जब इतना सब घर में असला जमा हो गया, सोवियट्स का भी और यूएस का भी, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि दे वॉज अबाउट टू ट्रिगर ईच अदर। और वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, जो यहाँ पर मैं तुमको जो एनसीईआरटी की स्टोरी पकड़नी पड़ेगी। मतलब कहाँ कहाँ तक लेकर गया यार, मैं बताओ। ऐसे हो रहा था, मतलब कहाँ कहाँ जाना पड़ता है यार। ऐसे पढ़ते हैं बेटा सब्जेक्ट को, समझ में आया कैसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को? तो बहुत अच्छा सोर्स पे पढ़ो तो भी तुम्हें कनेक्शन आना चाहिए। सो अब तुमको यहाँ से समझ में आ गया, ये 1956 का वॉर्सो पैक्ट हो गया, ये नेटो हो गया, और फिर आर्टिकल 5 आ गया, आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। 1955 में वेस्ट जर्मनी एंटर कर गई, और ये कहानी पूरी रिवर्स मार गई। पता हो गया तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अब समझ में आ गया पढ़ते कैसे। अब 1961 में, ओके, 1961 में यूएसएसआर को भी डर लगा। अब क्या था, ये बड़ा ही अजीब था। अब तुमको पता नहीं ये मैप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। सो ये यूएस का जो फोर्सेस है, ओके, ये जो यूएस है, ये तो हार्टलैंड ऑफ, और रादर द गढ़ ऑफ कैपिटलिज्म था। बिल्कुल सही बात है सर। नाउ कैन यू इमेजिन कि इनके नेबरहुड में, फ्लोरिडा से करीब, ओके, एक छोटी सी कंट्री है विच वॉज कॉल्ड क्यूबा। बताओ, कैन यू बिलीव द गट्स ऑफ दिस कंट्री? मतलब तुम सीधा दुश्मन के बिल्कुल कोने में जाकर बोले हो, बेटा तुम होंगे कैपिटलिस्ट, अपुन है कम्युनिस्ट, और अपुन इधर ही रहेगा। ओके, और वो रीज़न था, वो जो छोटी सी कंट्री का था ना, उसका था एक बहुत कैरिज्मेटिक लीडर, उनका नाम था फिदेल कास्ट्रो। So Fidel Castro was a communist living in the capitalist neighborhood and bindas creating a tension for US. तो वो he was a very charismatic leader and he was मुझे ये सब छोटा डर नहीं लगता। So Cuba was a communist country, तो Cuba was automatically an ally of Soviet Union. Very good. तो जो सोवियत यूनियन के उस टाइम पे प्रेमियर थे निकिता क्रुश्चेव। ओके, नाउ आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट निकिता क्रुश्चेव ऑल्सो। पता मैं तुम्हें कहाँ तक लेके जा रहा हूँ? तो निकिता क्रुश्चेव वॉज अ मिलिट्री मैन, उसने वर्ल्ड वॉर टू में भी सोवियट्स के साथ में, मतलब सोवियत फोर्सेस को लीड किया था। सो ही वॉज ऑफ नो नो टेंशन हो कि भाई, मतलब फिडेल कैस्ट्रो अगर मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है सोवियट्स को, तो हम भी उनको पूरा ही सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने फिनेंशियल, न्यूक्लियर, मतलब जो भी, मतलब न्यूक्लियर तो बात की बात है, लेकिन मिलिट्री एड उनको एब्सोल्युटली दी। अब बात थोड़ी सी, जब मैंने तभी बोला था कि जब इतना कुछ बारूद गोला सब जमा हो जाता है, इतना डिस्ट्रस्ट होता है, तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो निकिता क्रुश्चेव के इंसिस्टेंस पे ऐसा बोला जाता है, उन्होंने अमेरिका के नेबरहुड में, दैट इज क्यूबा में, सोवियत मिसाइल्स प्लेस कर दी। डू यू रियलाइज क्या होता है जब अपने पर आती है ना, तो आदमी का ब्लड प्रेशर राइज करता है। तो यूएस अभी तक जो कुछ कर रहा था वो यूरोप में कर रहा था। यूरोप, या तो वेस्टर्न यूरोप खतरे में है, या ईस्टर्न यूरोप खतरे में है, या फिर वेस्टर्न यूरोप में खड़ी हुई फोर्सेस की वजह से सोवियत यूनियन खतरे में। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि यूएस मेनलैंड, ये जो यूएस मेनलैंड है, ये कभी खतरे में है। ये हमेशा अटलांटिक ओशन से बचे रहता है। भैया हम ना फोर्सेस भेज देंगे, हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज देंगे, लेकिन हमारे घर में कोई अटैक ना हो। जब क्यूबन मिसाइल्स यहाँ पर आ गई, तो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली ऑल मेजर सिटीज ऑफ यूएस केम अंडर द रेंज ऑफ क्यूबन मिसाइल्स, और अदर द मिसाइल्स ऑफ सोवियत यूनियन विच आर प्लेस्ड इन क्यूबा। अब ये बहुत ही मेजर टेंशन हो गई, बिकॉज सबसे पहली बार यूएसए को लगा, ओहो, ये पत्थर पड़ेगा सीधा हमारे घर में। ओके, नाउ ऐसा बोला जाता है कि जॉन एफ कैनेडी को सैटेलाइट पिक्चर्स मिल गई, या वट एवर ही गॉट सम पॉइंट ओवर हियर,
कि ये गड़बड़ है, ये क्यूबा के पास है, एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि दे कैन ऑलवेज यूज देम ऑल्सो, बिकॉज निकिता क्रुश्चेव, इनफैक्ट इनको तो डर ही था कि सोवियत कैन यूज इट। तो बोला ठीक है, कोई नहीं। नाउ जॉन एफ कैनेडी टुक द वेरी डेंजरस स्टेप, जो कि सोचा नहीं गया था। जॉन एफ कैनेडी सेड यू रिमूव दिस वंस, ये इसको एक बहुत अच्छी मूवी है। सो अक्टूबर ऑफ 62 ऐसा करके, 2 अक्टूबर करके, हॉलीवुड में कभी देखना है मूवी। तो दीज आर 13 वेरी क्रूशल डेज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इस टाइम पर जॉन एफ कैनेडी ने ये बात बोल दिया कि देखो, this is going to be make or break. Either you remove these missiles, withdraw, or we go for a war. Now that automatically means it's third world war, and this time it will not be bullets and tanks. This will be missiles, and that too nuclear missiles. मतलब game over, world is gone. So very very important. तो ये वाले तो थोड़ा पिक्चर उतना क्लियर है नहीं, एंड आई एम राइटली सो। लेकिन मैंने जब क्लासेस में पढ़ा तो मैंने एग्जैक्ट मैप्स के साथ बताया था कि कहाँ कहाँ वो मिसाइल्स थी, कैसे थी, एंड सो ऑन सो। अब पता नहीं क्या हुआ, व्हाट कुड हैव गॉन अंडर गॉन, बैकग्राउंड जो मर्जी हुआ, लेकिन या तुम्हें कुछ और बताऊं? नहीं नहीं, अच्छा मैं पहले ये बता देता हूँ। फिर क्या हुआ, से हैव गॉट टू मच टू से, सो दैट इज व्हाई यू नो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। सो कुछ हुआ होगा, निकिता क्रुश्चेव स्लाइटली ब्लिंक्ड, ओके, दे वाज द फर्स्ट वन टू ब्लिंक, एंड द सोवियत फोर्सेस वापस चली गई। जब सोवियत शिप्स वापस चली गई तो थैंकफुली द एंटायर टेंशन गॉट रिलीव्ड और बच गए। अदरवाइज ये हो जाता द सो कॉल्ड हॉट वॉर, और ये हॉट वॉर होता ना तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती। नाउ द एंटायर इशू इज कि कब तक, कब तक, बिकॉज ऐसे क्राइसिस कई बार हो सकते हैं। इवन कोरिया वॉर वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग देम वेरी वेरी क्लोज टू 1950, बोलते थे वॉर विच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। अरे कैसा नहीं डिक्लेयर, पीपल वर किलिंग ईच अदर। सो देयर वर ऑलवेज चांसेस ऑफ सम और द अदर प्रॉब्लम्स हैपनिंग। लेकिन जो इसका फ़ायदा उठाते हैं ना, उसका फ़ायदा उठाने वाले भी होते हैं। सो मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। जैसे इट वॉज ड्यूरिंग दिस अक्टूबर पीरियड जब पूरा वर्ल्ड ना क्यूबा की तरफ देख रहा था। क्यों? अरे बाबा इसलिए देख रहा था ना बिकॉज ये सारा का सारा गड़बड़ हो जाता। लेकिन उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाया किसने? सो 20 अक्टूबर 1962 को, डू यू अंडरस्टैंड, राइट इन द मिडल ऑफ दिस, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया एंड इन्वेडेड इंडिया। सो आई होप यू नो दिस पार्ट, दैट वाज 20 अक्टूबर। वो उस टाइम पर चाइना ने मौके का फ़ायदा उठाया बिकॉज द वर्ल्ड्स कॉन्सेंट्रेशन वॉज ऑन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये भी देखो क्या सॉलिड, ऐसे पढ़ते बेटा, रिलेटेड, इट शुड कम लाइक अ मैट्रिक्स। ऐसा थोड़ा ना कि एक चीज़ हो रही है तो बाकी लोग कुछ कर ही नहीं रहे। सो अगर ये ना होता तो इट वुड नॉट हैव बीन सो ईजी फॉर चाइना टू डू वॉट दे हैव डन। सो ये देखो, ये लेडी का बहुत अच्छा है, देखो, सो नियर येट सो फार, I can't believe that Cuba survived as a communist country for so long, despite being located so close to US. Just look at the map. तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि यार ये मतलब गट्स है यार फिडल कैस्ट्रो का, एंड कंट्री लाइक क्यूबा का, बिल्कुल राइट इन द नेबरहुड। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मिसाइल क्राइसिस। तो एनसीईआरटी में ये इसलिए स्टार्ट किया ताकि यू गेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि ये सारा सीन हुआ कैसे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। तो एक बार पढ़ लें इसको, वैसे तुम पढ़ लेना, वैसे मैं तो ये पढ़ लूँ। सो द सिचुएशन हेयर इज कि पहले हम ये देख लेते कि कोल्ड वॉर है क्या क्या। तो कोल्ड वॉर की तारीफ में कुछ शब्द है, क्या मतलब? इट इज़ नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज, ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। There were real ideological conflict. Capitalism एक side, communism एक side. Difference over the best and the most appropriate way of organizing political, economic, and social life. The Western Alliance, headed by the US, represented the ideology of liberal democracy and capitalism, while Eastern Alliance, headed by Soviet Union, was committed to the ideology of socialism and communism. तो बेटा ये एकदम ऑपोजिट है। क्या बोलते हैं ना, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड द ट्वेन शैल नेवर मीट, ये उतना ही दूर का था। तो इनका तो प्रॉब्लम होना ही था, एंड दैट इज वाई इट लेड टू द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट। जो मैंने बहुत कुछ बता दिया, तो यू कैन ऑलवेज सी दिस एंड यू कैन रीड दिस। मैंने देखो एग्जाम बताया था, एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ।
causing Japan. Critics of the US decision to drop the bombs have argued that US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. अब ये वाली जो लाइन है ना कि इट वॉज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब्स, ये पॉलिटिकल साइंस में मैंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, द ग्रेटर ग्रुप थ्योरी में। तो इसको भी बड़े अच्छी तरह से रिलेट किया जा सकता है। या तुम लोग है ना उसमें आ जाओ, बी ईजी फॉर मी टू टीच यू इन प्लस क्लासेस। This suggests that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow that United States was supreme. तो मैंने तुम्हें बोला था वन अपमैनशिप की स्टारी है। तो ये इस पावर प्ले में कितने लोगों की बलि चढ़ गई पता ही नहीं चला। US supporters have argued that dropping of the atomic was necessary to end the war quickly and to stop further loss of American and allied lives। तो ये exactly मैंने तुमको ये वाली बात बताई थी कि यहाँ पर ना द ग्रेटर गुड थ्योरी को यूटिलाइज किया गया था, सो कॉल्ड, विच इज़ रॉन्ग कम्प्लीटली, बट मैं फिर भी बोला। तो बड़े दुख की बात है माई फ्रेंड। सो हिरोशिमा जिसको लिटिल बॉय बोला गया था एंड नागासाकी जिस बॉम्ब को फैट मैन बोला गया था, तो ये इतने ऐसे पता नहीं कैसे बच्चों जैसे नाम रखे, ऑब्वियसली मिलिट्री कोड्स होते हैं, लेकिन इतना खतरनाक 1.5 एंड 2.1 किलो टन, अब तो यार उससे बहुत ज़्यादा किलो टन यूज़ होते हैं। And this was the entire context of the sacrifice, और sacrifice क्या, it was a pure humanitarian crisis कि आपने लाखों लोगों की बलि दे दी just to have one upmanship and the so called कि हम war को जल्दी ख़त्म करें, imagine। So the entire thing of the loss of the defeat of Germany, the devastation of Europe and Japan etc. Soviet Union के पास भी पावर्स थी और यूएस के पास भी पावर्स, तो ये दो सुपर पावर्स बन गए विच वर राइवल टू वन अनदर। अब मैंने जो तुम्हें बताया उसको पिक्चर बनाते हुए चलो और इस फैक्ट्स को पकड़ के रखो। सो जब दोनों साइड के बाद न्यूक्लियर वेपन्स हो गए तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इसका एक फ़ायदा हुआ। सर आप भी विचित्र बातें करते हो, न्यूक्लियर वॉर होने का फ़ायदा क्या हुआ बेटा? वो न्यूक्लियर वॉर होने का फ़ायदा ये हुआ कि इसकी वजह से एक क्रेडिबल डेटरेंस बन गया। क्या वर्ड यूज़ करोगे? कैसे कैसे वर्ड्स है सर? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वर्ड क्या मैंने बोला? वर्ड इज क्रेडिबल डेटरेंस। व्हाट इज क्रेडिबल डेटरेंस मीन? क्रेडिबल डेटरेंस मतलब यूएस को मालूम था कि यार अगर हमने मिसाइल छोड़ी और सोवियट्स पर, तो सोवियट्स भी छोड़ेंगे नहीं, तो वो भी हम पर मिसाइल्स फेंक देंगे। तो क्या होता है इस चक्कर में, जब दोनों को मालूम होता है, जैसे अगर एक के पास हो और दूसरे के पास ना हो तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन दोनों ही मरने मारने के लिए तैयार है। तो इस वजह से शायद 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 दिस वॉज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि सच में कोई वॉर हुआ ही नहीं। सो सबको मालूम था कि इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर इट विल बी एवरीवन विल बी डिस्ट्रॉयड, तो कोई विनर तो होने वाला नहीं। जब दोनों ही मर जाएंगे तो कौन बचेगा? सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। मैंने तुम्हें अभी अभी वर्ड बताया, क्रेडिबल डेटरेंस। सो दोनों के पास कैपेसिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि भाई बच के रहना रे बाबा, ओके दोनों साइड से हटाया। तो कोल्ड वॉर इसलिए कोल्ड वॉर ही रह गया और इसलिए इसका नाम ही कोल्ड वॉर ही है। तो ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, पहले तो बोला था 1947 में कोल्ड वॉर यूज़ होना, लेकिन ये कोल्ड वॉर ही रहा बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी वॉर लाइक सिनेरियो। तो उसके पीछे में बहुत सारी चीज़ें और हुई, जैसे इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रेशर डाले गए, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक दूसरे को किया, लेकिन नेवर वेंट इनटू द शूटिंग वॉर। सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गेम ना कोल्ड वॉर की वॉर ना होकर राइवलरी की कहानी रह गई, जैसे वन अपमैनशिप में भगवान की दया थी। सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेकिंग ब्लॉग्स। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है, मुझे पूरा शक भी है कि क्या सच में इतने ज़्यादा वेपन्स की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी। और शायद तुम्हें भी होगी कि यार 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स करने क्या है, लेकिन वो एक क्रेडिबल डेटरेंस था कि यार हम बना के रखेंगे। सो दिस वॉज, और इसमें एक और चीज़ होगी, द फ्यूलिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो दोनों साइड की इकोनॉमी, इनफैक्ट यूएस के बारे में तो बोलने लग गए कि फॉर देम वॉर इज बिजनेस। तो दिस इज ऑल्सो, शायद सोवियट्स ने इतना नहीं किया लेकिन फिर भी किया तो उन्होंने भी। हमारे मिग 21 मिग 29 यही है। तो ये तुमको नोटिस हो गया। द नेटो मेंबर्स ये जो येलो येलो में है, और ये रेड रेड में जो है वो द वंस विच आर द वॉर्सो पैक्ट। तो मैंने अब तुमसे कभी उल्टा सीधा पूछेंगे ना तो उल्टा कंफ्यूज मत होना। नेटो बना इन द सो कॉल्ड रिस्पॉन्स टू द द थ्रेट, द सो कॉल्ड डिस्ट्रस्ट टू
द सोवियत फोर्सेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, और वॉर्सो पैक्ट बना इन द रिटेलिएशन और अदर इन द रिस्पॉन्स टू वेस्ट जर्मनी ज्वाइनिंग नेटो एंड रादर नेटो बीइंग फॉर्म्ड ऑलरेडी. सो इसको नाम दिया जाने लगा इन दोनों को पावर ब्लॉक्स. सो दीज आर बोथ कॉल्ड एज पावर ब्लॉक्स. सो अब इन दोनों को बिल्कुल दो अलायंसेस बन गए. एंड अब इनको ये था कि यार अब ज़्यादातर कंट्रीज़ पे बेचारों पे प्रेशर भी पड़ गया, बड़े कम लोगों के पास थे. जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट आया, तो उसमें हम लोग जब टीटो की बात करते हैं, यूगोस्लाविया के जो लीडर थे, तो हम फिर भी समझ सकते हैं यार इनमें गट्स था यार, ये लोग अलग हो गए. बट ऑल्दो ही हैड फॉट अगेंस्ट जर्मनी, लेकिन उनको ये था कि नहीं भाई, मैं ना इस ब्लॉक में जाऊंगा ना उस ब्लॉक में जाऊंगा. तुम्हें ये भी मालूम है कि यही नॉन अलाइन मूवमेंट नेहरू जी और सुकार्नो के साथ कॉन्सेप्ट में था. लेकिन most of the countries decided to join either this or this bloc. And the entire context, because it was very very difficult for any of these countries to so called live alone. और फ़ायदा भी बहुत था ना इसमें, ग्रीड भी तो बहुत थी ना, कैरेट एंड स्टिक था. क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, इकोनॉमिक फोर्सेस होगा, और एक बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें टेंशन भी कम रहती है. सो यू गेट मिलिट्री वेपन्स, यू गेट इकोनॉमिक एड एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो दोनों साइड का होता है. सो ऐसा भी नहीं था. फॉर मोस्ट ऑफ यू डोंट नो दिस, जर्मनी यूएस ने द बिगेस्ट डॉलर रिपैट्रिएशन प्रोग्राम, द यूरोपियन रिपेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किया था, जिसको मार्शल प्लान बोला जाता है. सो इट वाज सपोज टू द बिगेस्ट डॉलर डिप्लोमेसी एवर. लेकिन मोस्ट पीपल डोंट नो कि ऐसा ही इकोनॉमिक प्रोग्राम मोलोटोव प्लान यूएसएसआर ने भी किया था, बट ज़्यादा वो सो कॉल्ड उसकी फेमस इतना नहीं हुआ. तो आइडिया क्या था, दोनों ब्लॉक्स इसी तरह से लड़ रहे थे. तो अब क्या हो गया सर, अब ये हो गया कि अब वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और इनफैक्ट थ्री पार्ट्स. एक हो गया द फर्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि ये लोग जो है द वेस्टर्न पावर्स, ओके. फिर ये हो गया द सेकेंड वर्ल्ड, ये हो गया सेकेंड. और बाकी जो भी रह गए वो हो गया थर्ड वर्ल्ड. अब पता हो, ये भी अजीब बात है, हम थर्ड वर्ल्ड हो गए. वो ये थर्ड वर्ल्ड हम लोगों ने नाम नहीं रखा था, ओके, लेकिन ये हो गए. सो वी डिड नॉट वांट टू बी कॉल आवरसेल्व्स द थर्ड वन, बट दिस वाज मोस्टली अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, जहाँ पर हम लोग को ये नाम दे दिया गया, जो हमारा प्लान कभी भी नहीं था. सो वी हैड नेटो एज आई टोल्ड यू, जो कि 1949 में आया, और फिर उसके ही रिटेलिएशन में 1955 में जब वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद सोवियत ने वॉर्सो पैक्ट किया. तो मैं तुम्हें ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब सब इसको तुम्हें पढ़ना पड़ा. पता तुम्हारे तो लॉटरी लग गई, तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सो इंटरनेशनल अलायंसेज ऐसे बहुत सारे उसमें हो गए. तो सुपर पावर्स ने, और बहुत सारी अलग अलग कैलकुलेशन भी जाती थी, कौन सी कंट्री कहाँ पर काउंटर करेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर वर मेनी थिंग्स, स्पेशली इन द मिड ईस्ट. वाई मिड ईस्ट? मिड ईस्ट क्यों? अरे मिड ईस्ट में सर ऑयल होता है, बिल्कुल सही बात है. सो द कॉन्टेक्स्ट इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम जिसको साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सियाटो बोला जाता है. सिमिलरली सेंटो, दैट इज द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसमें चाइना का भी रोल है, लेकिन वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. ओके, चाइना ने ये गेम बड़ी अच्छी तरह से खेली. तो रिगार्डलेस ऑफ वट एवर, विल अंडरस्टैंड चाइनाज पॉलिसी एज अटल एट इट्स. ये बहुत स्मार्टली इन लोगों ने ये गेम खेला कोल्ड वॉर के टाइम, ओके, trying to the so-called peddle the waste from both the blocks, but that is on a different concept. So the world was divided into various parts, और ये बार 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 कॉन्सेप्ट आया था. अब इसमें क्रैक आना बड़ा ज़रूरी था, ओके. सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस में भी क्रैक था, जब जैसे फ्रांस अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता था. कम्युनिस्ट चाइना का भी कॉन्सेप्ट बहुत बार आया था, ओके. इनफैक्ट कम्युनिस्ट चाइना का, तो चाइना का रशिया के साथ टेरिटोरियल, सोवियट्स का सॉरी, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी था. और सबसे मेजर प्रॉब्लम, इनको जो सबसे ज़्यादा डर था, वो था नॉन अलाइन मूवमेंट का, बिकॉज दैट वाज एन ऑल्टरनेटिव थॉट. अभी है ना, अभी इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट. नॉन अलाइन मूवमेंट को हम इतना रेलेवेंस में नहीं देखते यार, लेकिन सोचने की वाली बात है दैट दिस वॉज अ फार फार फार, इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप. लेकिन हम इसको उतने ध्यान से देखते नहीं हैं इस टाइम पर. इट इज़ लूजिंग रेलिवेंस राइट नाउ, बट इट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग. सो ऑल्सो देर आर वेरी वेरियस कॉन्सेप्ट. जैसे कोरिया वॉर था, कोरिया वॉर अपने आप में कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का एक मेजर लड़ाई थी. सो द नॉर्थ सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट चाइना एंड द साउथ सपोर्टेड बाय यूएस, and it was very very dangerous. At any such junction you could end into a very major war. So the बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो जैसे ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट थे
कि जो छोटे स्टेट्स थे वो देवर फॉडर फॉर द गन्स ऑफ द लार्जर वंस, जैसे वो वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरी, लोकेशंस, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक एरियाज में, पोर्ट बनाने के एरियाज में, रीफ्यूलिंग स्टेशंस के लिए यूटिलाइज होता था। तो यूएस ने प्रैक्टिकली हर एलाइड कंट्रीज के यहाँ पर अपने मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस, एयर बेसिस बना के रखे हुए थे। और ऐसा बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे जो ज़्यादातर तुम लोगों को रियलाइज नहीं होगा, जैसे 1950-53 जो मैंने तुम्हें कोरिया वॉर बताया, बर्लिन में 58-62 में, ओके, देयर वाज प्रॉब्लम। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओके, दैट देयर वाज, दे केम वेरी वेरी क्लोज टुगेदर। फिर ये ख़त्म नहीं हुआ। फिर जब व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड इनटू वियतनाम, द इनफेमस वियतनामीज वॉर, तो तुम्हें क्या लगता है सोवियट्स ने उनको हेल्प नहीं किया? बिल्कुल किया। ओके, सो द कम्युनिस्ट फोर्सेस, तो अगेन द वॉर का नैरेटिव हो गया कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म और द सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड अगेंस्ट कम्युनिज्म, पता नहीं क्या का फ्री वर्ल्ड। फिर जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, ओके, तो फिर से ये नैरेटिव हो गया, नाउ द कम्युनिज्म इज स्प्रेडिंग, तो फिर यूएस ने सीआईए के थ्रू मदद किया। सो देर वॉज ऑलवेज सम अदर प्रॉब्लम इन ऑल दिस पार्ट। लेकिन ऐसे नहीं था सब लोग कुछ अपना ही फ़ायदा ही कर रहे थे, कुछ उसमें इन सब चीज़ों को अपोज भी कर रहे थे। और उसका क्लासिकल एग्जाम्पल इज जवाहरलाल नेहरू, तो जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट किया, और ये उस टाइम के लिए बहुत बिग स्टेप था, लेकिन आज के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। तो ये देखो मैंने तुम्हें सारी सारी बात बताई। देखो 1947 में जो मैंने तुम्हें बताया, तुम लोग को देखो मैंने स्टोरी सुनाते सुनाते सारी कहानी बता दी। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन्स का डॉक्ट्राइन अबाउट द कंटेनमेंट, मैंने कंटेनमेंट पॉलिसी बताई। 1947-52 में मार्शल प्लान जो मैंने बोला था कि सबसे बड़ा डॉलर रिपैट्रिएशन प्रोग्राम है। 48-49 बर्लिन ब्लॉकेड बाय सोवियत यूनियन एंड द एयरलिफ्ट ऑफ सप्लाइज टू द सिटीजंस ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज। ये वाला भी तुम लोगों को ना रियलाइज़ करना पड़ेगा इसमें, मतलब हम कभी कभी ऐसा, हम लोग इंडियंस है ना, तो हमारा थोड़ा बहुत रुझान सोवियट्स के फेवर में रहता है, रहना भी चाहिए, बेस्ट फ्रेंड है हमारे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि 4 दिन दिया था स्टालिन ने, 4 दिन कि उड़ जाओ यहाँ से बर्लिन से, तो स्टालिन भी तंग करने में पीछे नहीं हटते थे। सो ये लोग 4 दिन में यहाँ से खाली चाहिए मेरे को, तो इट वॉज द बिगेस्ट एयरलिफ्ट ऑफ सप्लाईज, रिकॉर्ड है यूएस फोर्सेस का, वेस्टर्न फोर्सेस का, टू सप्लाई द सिटीजन्स ऑफ वेस्ट बर्लिन, ताकि वरना वो वहीं पर ही वेस्ट और ईस्ट का बैरियर टूट जाता। फिर 1952-53 कोरियन वॉर, ओके, जिसको रोक लिया गया। फिर 1954, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, द डिफीट ऑफ द फ्रेंच। फिर द वियतनाम वॉर। फिर इंटरवेंशन ऑफ अमेरिकन, जो कि अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम थी, एंड आई डोंट वांट गो इनटू द ह्यूमैनिटेरियन पार्ट ऑफ दिस पार्ट। ऐसे ही 55-56 सम ऑफ द 62 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनिकन रिपब्लिक, सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया, निक्सन्स विजिट टू चाइना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको मैं फिर किसी और चैप्टर में करूँगा कि हाउ इज चाइना प्लेइंग द डबल रोल, कैसे वो यूएस की तरफ सेंट्रिक हो रहा था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन 79-89, okay, the Soviet intervention and the untold things of how US supported the so-called anti-Soviet forces and so. 85 में there's Gorbachev, Mikhail Gorbachev was the then premier of USSR. He launches 2 programs which is called Glasnost and Perestroika. ये दोनों रिफॉर्म प्रोसेस थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आया, एंड द ब्रोक थिंग। 89 में बर्लिन वॉल गिरी, एंड 91 में एंड ऑफ सोवियत यूनियन। एंड जैसे ही सोवियत यूनियन गया, तो भाई जब दुश्मन ही नहीं तो वॉर किस तरह का, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। तो अगर तुम सीक्वेंशियल ऑर्डर में चले जाओगे, दैट दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो कुछ कार्टून्स होते हैं ना, मतलब पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, आई थिंक ये पिक्चर बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। सो इफ यू नोटिस दिस, ओके, सो दिस वाज ड्रॉन बाय वेल नोन इंडियन कार्टूनिस्ट कुट्टी टू द इंडियन व्यू ऑफ द कोल्ड वॉर। तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट से देखो। So if you notice on this part, okay, we'll understand this, that China was absolutely playing a very very deceitful game. तो ये हमको बड़े ही अलग तरीके से देख रहे थे। देवर ऑलवेज वाज ऑलवेज प्लेइंग डबल गेम्स। तो ये यूएसएसआर को भी धोखा दे देते थे जब इनको दिल करता था। इंडिया को इन लोगों ने बहुत टाइम तक पीस कर हिंदू चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट रखा। एंड यूएस के साथ जब निक्सन 1972 में चाइना में गए, तो उनके साथ भी एक
अनएंडिंग पैक्ट था। तो ये बहुत पुराना, और आज देखोगे तो चाइना इज अचानक एंटी यूएस। सो फॉर देम द गेम इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और ये लोग जैसे जैसे हेनरी किसिंजर के बारे में बोल रहे थे कि वो यूएस के बारे में बोलते थे, यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि यूएस हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो चाइना का ज़्यादा दूर नहीं है, ओके, इसके आसपास का ही गेम है। दे आर वेरी गुड exponents of the method of what is called as a real politic। तो मैंने मैकियावेली पढ़ाया हुआ है, मोस्ट पीपल नो जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं। तो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का रियल पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई थिंक दिस स्टोरी दिस है। और फिर ये द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस, तो मतलब इट वॉज अ ग्रेवयार्ड ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। ओके, इन्होंने सोचा वियतनाम जाएंगे, फटाफट जीत के आएंगे, और एक और बार हमारे सर पे जीत का सेहरा होगा। इनको मालूम नहीं था वियतनाम से क्या प्रॉब्लम है, और वो ये बहुत ही अच्छा था, इनको बड़ा इजी लगा था ऐसे नो गटक जाएंगे, बट मालूम नहीं था कि वो क्रैप था। तो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट तो ऑफ यूएस। और ये होता है पावर पॉलिटिक्स में, बट दिस इज नॉट ओनली विद यूएस। अब यूएस का ज़्यादा फेमस हो गया, बट इवन व्हाट वाज यूएस के लिए वियतनाम was the same was Soviet Union के लिए अफगानिस्तान, and I think worse if not bad. It was the starting of the collapse of Soviet Union. वहीं से collapse start हुआ था। So that was the entire context that you have to play power. Power is a double-edged sword. तुम एक जगह से पावर को यूटिलाइज करते हो, फिर पावर भी तुम्हें यूटिलाइज करती है। और वही वाला सेम सेम सेम, एंड आई थिंक चाइना शुड लर्न दैट एग्जाम्पल। आइदर वेज हम लोगों ने इस वाले कॉन्टेक्स्ट को देख लिया है, और अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट। और जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ेंगे तो वो एक अलग ही गाथा होगी, बट दैट विल बी इन डिफरेंट पार्ट। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस वाले पूरे पार्ट को रिवाइज करना है, बिकॉज इफ यू डोंट रिवाइज दिस देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द एंटायर जिस्ट ऑफ इट। और प्लीज़ इसको रिवाइज करो ढंग से, मेक श्योर जो मैंने तुम्हें बताया। देखो मैंने तुम्हें पहले 5 मिनट में पूरी की पूरी समराइजेशन किया, फिर मैंने तुम्हें सेम ही चीज़ें पढ़ाई सेट लाइव, सॉरी द एंटायर कॉन्टेक्स्ट से ऑफ एनसीईआरटी, और फिर मैंने तुमको उसको कनेक्ट भी किया टू द एडवांस लेवल। अब ऐसे सब्जेक्ट को समझा करो, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। यू टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन कॉन्टेक्स्ट। प्लीज़ रिमेंबर कि यही विक्ट्री का ओनली मेथड है, अदरवाइज ये गेम ख़त्म ही है। सो वैसे यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, you can take a wise decision, but you must take it now. I welcome you to join me on my Unacademy classes, my plus classes, my optional classes, दोनों ही है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एज वेल एज PSI, मैं दोनों ही ले रहा हूँ। और यार मौके का फ़ायदा उठाना ही है, तो ऐसे उठाओ ना। दिस इज़ द बिग शॉट, 45% ऑफ, ओके। आई थिंक दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड टेक इट। यू वॉचिंग माई क्लासेस, टेक इट नाउ। 14 जुलाई तक ये ऑफर है, बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है, please take it. So, in the words of Unacademy, my friends, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.